जितने लोग आ गए हैं एक बार बताते चलेंगे ताकि हम लोग देख सकें। चलिए, तो मैंने आपको कल बताया था, कल हमने जनजातियों के नामकरण के विषय में देखे थे, कुछ बातें देखी थी कि इनका नामकरण कैसे हुआ, इनको कैसे पहले इन्हें दलित कहा गया, फिर इन्हें डिप्रेस्ड क्लास कहा गया, ठीक ना, फिर पिछड़ा जनजाति क्षेत्र कहा गया, पिछड़ा आदिवासी कहा गया, फिर इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया, शेड्यूल शब्द कहां से आया है। एक बार हम क्या करते हैं उसी को देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास छोड़ी थी, ताकि आज की क्लास को हम उसी तरह से आगे बढ़ा सकें। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919, हमने क्या कहा था, भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें दलित कहा गया है, दलित कहा गया है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब मैं दलित की बात कर रहा हूं, जब मैं दलित शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो इस दलित शब्द में दोनों ही वर्गों को शामिल किया गया था। मतलब जो आदिवासी वर्ग था उसको भी शामिल किया गया था, जो आदिवासी वर्ग था उसको भी शामिल किया गया था, और जो उस समय के जो पिछड़ी जातियां थी, पिछड़ी जातियां, उनको भी शामिल किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम में जो दलित शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार, उसमें हमने क्या कहा कि उसमें जो उस समय की आदिवासी जातियां थी उनको, और जो पिछड़ी जातियां थी उनको, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए थे उन जातियों को भी शामिल किया गया था। फिर हमने दूसरा देखा था कि 1932 के 1932 के पूना पैक्ट में, पूना पैक्ट में इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें डिप्रेस्ड क्लास कहा गया है, डिप्रेस्ड क्लास कहा है, ठीक। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, तो फटाफट कमेंट में आप बताएंगे कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था और उसकी डेट क्या थी। तो मैंने आपको क्या कहा, पूना पैक्ट में क्या कहा गया है, डिप्रेस्ड क्लास कहा गया है, जबकि यह भी बताया था कि इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो इस शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था वो 1906 में किया गया था। कब किया गया था, 1906 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। और किसने किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था, तो विट्ठल रामजी शिंदे साहब ने किया था। किसने किया था, विट्ठल रामजी शिंदे, ठीक। बताइए पूना पैक्ट, फटाफट बताएंगे आप लोग, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था। जी, आनंद कह रहे हैं 26 सितंबर को था, वेरी गुड। किसके किसके बीच हुआ था आपको यह भी बताना, और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे ताकि पता चलता रहे। हाँ, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगातार आप जुड़े रहेंगे तो मुझे आपसे इंटरेक्शन करने में, पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो मैंने क्या कहा, 1932 के पूना पैक्ट के दौरान इन्हें क्या कहा गया, डिप्रेस्ड क्लास कहा गया। और 1906 में इस डिप्रेस्ड क्लास शब्द का जो था, ये जो वर्ड आया था, शब्द जो आया था, इसका इजाद किसने किया था, पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो विट्ठल रामजी शिंदे साहब ने किया था। ये हमने दूसरा फैक्ट देखा था। फिर मैंने आपको तीसरी बात बताई थी कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक, 1935, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार क्या किया गया, अनुसूचित शब्द का प्रयोग किया गया, अनुसूचित शब्द का प्रयोग किया, शेड्यूल शब्द का प्रयोग किया गया। और मैंने आपको बताया था शेड्यूल का मतलब क्या है, एक सूची है जिसे हमने क्या किया है, कानूनी रूप से कानूनी वैधता प्रदान की है, उसे क्या किया गया, अनुसूची कहा गया। और जो जो जातियां या जनजातियां इस सूची में आ गई, शामिल हो गई, उन्हें क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति कहा गया, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहा गया। ये हमारे समझने योग्य बातें हैं, तो हमने ये समझ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 में 25 में क्या कहा गया है, यह बताया गया है कि यहां पर जो भी
जनजातियां होंगी या इनमें जो भी उन जनजातीय समूहों को जनजाति कहा जाएगा जो इसके द्वारा अनुच्छेद 342 में, किसमें 342 में क्या होंगी, लिस्टेड होंगी, उनमें उनको लिखा गया होगा। और ये लिखेगा कौन, उनको चयनित कौन करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और किसकी अनुशंसा पर करेंगे, तो राज्यों के राज्यपाल की अनुशंसा पर करेंगे। ये हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है कि भारत में किसी जनजाति को या किसी समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यह पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर किसी जाति या जनजाति को क्या करते हैं, उस सूची में शामिल करते हैं, तो राज्यों के राज्यपाल को शामिल, राज्यों के राज्यपाल की अनुशंसा पर क्या करते हैं, ये किसी जाति समूह को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकते हैं या उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। निकालने की ही प्रक्रिया यही होती है। और फिर हमने एक और फैक्ट देखा था, मैंने आपको बताया था कि भारत में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास कर रही हैं। तो वर्तमान में जो एसटी समूह की बात करते हैं तो 705 कितने हैं, 705 जनजातीय समूह हैं वर्तमान में भारत देश में जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती हैं। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक किस राज्य में आती हैं, तो सर्वाधिक आपको देखने के लिए मैक्सिमम जो जनजातियां आती हैं आपको ओडिशा राज्य में देखने के लिए मिलती है। किस मिलती हैं, उड़ीसा राज्य में देखने के लिए मिलती हैं। तो मैंने क्या कहा, कितने जनजातीय समूह हैं जो भारत में निवास कर रहे हैं या फिर जो लिस्टेड हैं जनजातीय समूह हैं, वो कितने हैं, 705 हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जनजातीय समूह किस राज्य में निवास करते हैं, समूह की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। हम जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ जनजातीय समूह की बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं। जैसे आपका बैगा हो गया, सहरिया हो गया, गोंड हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, एक समूह के रूप में जाने जाते हैं। तो कहां आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको ये उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में कितने देखने के लिए मिलते हैं हमको, तो 62 ट्राइब्स ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमें उड़ीसा में देखने के लिए मिलते हैं। ये सामान्य सी बातें थी। अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, हरियाणा और पंजाब हो जाएंगे। दो राज्य ऐसे हैं, हरियाणा और पंजाब, जहां पर एक भी जनजाति समूह को चिन्हित नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं, उसमें आपको चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां तक कल हमने देख लिया था, सामान्य सी बातें थी, इनको हमने देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं, आज की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि इसके आने की संभावना आपके प्रीलिम्स में ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको एक बार क्या किया है, रिवाइज कर दिया है। अगर आप लोगों को यहां तक फिर से आप लोगों को ध्यान आ गया हो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, फटाफट आप लोग एक बार बता देंगे और हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। बात करते रहिए, जितना ज्यादा आप हमसे बात करेंगे, जितना ज्यादा सुनते हुए आप कमेंट करते रहेंगे, उतना ज्यादा ही क्या होगा, मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखिए, अब हमें देखना है, इससे सीधे सीधे प्रीलिम्स में आपके प्रश्न आ सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि आज से जो क्लासेस होंगी उसमें लगातार हम प्रीलिम्स के फैक्टर क्या करेंगे, कवर करेंगे और बहुत तेजी से कवर करेंगे। इसीलिए आप क्या करेंगे, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉपी से पढ़ रहे हैं या यहाँ की नोट से पढ़ रहे हैं, आप उसी को ले लीजिएगा, उस पर देखिएगा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई फैक्ट ऐसा मिलता है आपको जो उस पर नहीं दिया गया है, आप उसमें नोट डाउन करेंगे। अगर किसी को लगता है कि क्लास की नोट्स बनानी है तो वो भी बना सकता है, पेन पेपर लेके बैठिए और लगातार मेरे साथ लिखते रहिए ताकि आपको आसानी हो, आप तेजी से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगर बात करते हैं तो हमको यह देखना है कि जनजातीय समूह को किसने किस नाम से पुकारा है, ठीक है ना, और वो कौन से समाजशास्त्री थे। सीधे सीधे इस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं कि भाई साहब, जनजातीय समूहों को आदिवासी किसने कहा, आदिवासी किसने कहा। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि भारत में जनजातीय समूह को आदिवासी किसने कहा था, A.V. ठक्कर ने कहा था। ठक्कर बापा आपने नाम सुना होगा, उन्होंने क्या कहा था, जनजातीय समूह को आदिवासी कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा वेरियर एल्विन साहब ने भी इन्हें क्या कहा है, इन्हें आदिवासी ही कहा है। तो आपके पेपर में प्रश्न आएगा कि जनजातियों को आदिवासी कहकर किसने संबोधित किया है। अब ये दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना, पर चांसेस ये हैं कि आपसे कोई एक ही नाम दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा कि पहाड़ी जन किसने कहा। जैसे हमने कहा आदिवासी किसने कहा, वैसे ही पहाड़ी जन किसने कहा, तो जॉर्ज गियर्सन साहब ने क्या कहा है, इन्हें पहाड़ी जन कहकर संबोधित किया है।
तो जनजातियों को पहाड़ी जन कह करके किसने संबोधित किया है? तो जॉर्ज गियर्सन साहब ने कहा है। इसके अलावा जंगली आदिवासी, देखिए यहां पे कितना छोटा सा फर्क है, लेकिन चूंकि बड़े समाजशास्त्री हैं, इनकी बात पूरे विश्व में सुनी जाती है, इसलिए ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आदिवासी कहकर संबोधित किया है ठक्कर बापा और वेरियर एल्विन ने, जबकि उसी आदिवासी में अगर जंगली शब्द लग जाता है तो उन्हें वो किसने कहा था? वो उन्हें कहा था, जॉर्ज गियर्सन साहब ने उन्हें कहा था जंगली आदिवासी कहकर के संबोधित किया था। प्रेतवादी, कल हम इनकी विशेषताएं पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियां जो होती हैं, वे अपने परंपराओं को लेकर के या फिर कहो जादू टोनों को लेकर के क्या होती हैं, बड़ा उनका विश्वास होता है उन पर, ठीक है। इसलिए उन्हें कुछ लोगों ने क्या कहा? प्रेतवादी कहा। और ये किसने कहा है? तो सैंडविक एंड मार्टिन ने कहा है। किसने कहा है? सैंडविक एंड मार्टिन ने क्या कहा है? प्रेतवादी कह करके संबोधित किया है। फिर हम देखते हैं प्राचीन जनजाति, एक शब्द लगा दिया जनजाति के आगे, प्राचीन, ये किसने कहा है? डॉक्टर हट्टन ने कहा है। आपको ये देखने को मिल जाएंगे, डॉक्टर हट्टन साहब भारत के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए, उन्होंने जनजाति समूहों को प्राचीन जनजाति कहकर के संबोधित किया है। अब देखिए यहां पे आता है जंगली निवासी। हमने यहां पे क्या देखा था? हमने देखा था यहां पे जंगली आदिवासी किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जबकि जंगली निवासी, जंगल में निवास करने वाले जंगली निवासी किसने कहा है? डॉक्टर बैस ने कहा है। कहीं कहीं आपको इन डॉक्टर बैस का नाम डॉक्टर व्यास भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा। कहीं कहीं डॉक्टर बैस का नाम ही आपको क्या मिल जाएगा? डॉक्टर व्यास मिल जाएगा, जबकि उनका ओरिजिनल नाम क्या है? डॉक्टर वैश है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ आदि स्वामी और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैगा। इसका मतलब बैगाओं को आदि स्वामी किसने कह करके संबोधित किया है? यह प्रश्न आएगा कि किस समाजशास्त्री ने बैगाओं को आदि स्वामी कहा है। तो उसमें आप क्या हो जाएंगे? वेरियर एल्विन हो जाएंगे। और चूंकि बैगा अपने यहाँ की बड़ी ट्राइब है और पीबीटीजी में भी शामिल है, इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में क्या हो जाता है? आदि स्वामी किसने कहा है बैगाओं के लिए। इसके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा, जब भी आप लिखेंगे इसके ऊपर आदि स्वामी के ऊपर आप लोग क्या करेंगे? स्टार बना लेंगे। फिर हम कहते हैं पिछड़ा हिंदू किसने कहा? ये भी अलग अलग आपके मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी संस्थान में आप दे रहे हो या फिर आप वनडे एग्जाम में जाएंगे वहां भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और पीएससी में भी इसके आने की संभावना ज्यादा है कि पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? वो जीएस घुरिये साहब ने कहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैंने आपको कल बताया था कि जीएस घुरियो को हम क्या कहते हैं? भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। भारतीय समाज शास्त्र का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं, जनक कहते हैं। इसीलिए इनके द्वारा कहे हुए हर एक बात को हमें बड़े ध्यान से सुनना है। तो उन्होंने आदिवासियों को क्या कर करके या फिर जनजातियों को क्या कह करके संबोधित किया है? तो पिछड़ा हिंदू कह करके संबोधित किया है। आगे हम चलते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पे गलत लोग प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पे लिखा हुआ है विलीन मानवता, इसको हम लोग कट कर देते हैं, आगे हम लिख देते हैं उन्होंने क्या कहा है? विलीन मानवता। क्या कहा है? विलीन मानवता। और ये किसने कहा है? डॉक्टर दास ने कहा है। डॉक्टर दास ने आदिवासी समूह को या जनजाति समूह को क्या कहकर संबोधित किया है? तो विलीन मानवता। और एक और आपके लिए बड़ा फैक्टर आता है, स्टार फैक्टर आता है, वो है गिरिजन किसने कहा है? तो गिरिजन के लिए दो विशेष नाम आते हैं, एक महात्मा गांधी जी का नाम आता है और दूसरा एलपी विद्यार्थी जी का नाम आता है। एलपी विद्यार्थी भारत के बहुत बड़े क्या हुए? समाजशास्त्री हुए, आपके जीएस घुरिये के समान ही हुए थे, ठीक है ना। और ये जीएस भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी सही कर लीजिएगा। आप सीधे लिख सकते हैं जीएस घुरिये, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, जीएस घुरिये साहब हैं, ठीक है ना। और एलपी विद्यार्थी और महात्मा गांधी ने कहा है। तो हमने जो इसमें से पढ़ा है उसमें कौन कौन से सर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? हमें पहले कौन से याद करने हैं? हमें पहले एक याद करना है आपका आदिवासी किसने कहा है, ठीक। इसको हम दूसरे रंग से बना दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो इधर मैं बना दे रहा हूं जो आपको सबसे पहले याद करने इनमें, एक आदिवासी किसने कहा है? तो ठक्कर बापा ने कहा है। चूंकि ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर एक पहाड़ी जन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉर्ज गियर्सन का। फिर आप नीचे आ जाओगे तो जंगली निवासी किसने कहा है? नहीं, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं याद करेंगे, ठीक। फिर आप चले जाएंगे तो आदि स्वामी बैगाओं को किसने कहा है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप जाएंगे पिछड़ा हिंदू, ये आपके लिए, इसको डबल स्टार बना लेंगे, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर विलीन मानवता, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गिरिजन,
और जिसमें जिसमें मैंने ये रंग लगाए हैं, आपको इनको सबसे पहले आपको याद करना है। आप अपने कॉपी में अगर आप लिख रहे हैं तो आप मार्क करते चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको पहले क्या याद करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेरा अनुभव ये कहता है इतने सालों से पढ़ाने का, वो बता रहा है कि इनमें से इन क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है। तो जब भी आप अपनी कॉपी बनाए उस पर आप लगातार लिखते चलें, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आदि स्वामी किसने कहा, ठक्कर बापा ने कहा है और वेरियल एल्विन ने कहा है। जबकि पहाड़ी जन किसने कहा है, जॉर्ज गिरसन ने कहा है। आदि स्वामी बैगांव किसने कहा है, तो वेरियल एल्विन ने कहा है। पिछड़ा हिंदू जीएस घुरिये साहब ने कहा है। विलीन मानवता ये छोड़ दीजिएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं था। गिरिजन किसने कहा है, गिरिजन एलपी विद्यार्थी और महात्मा गांधी ने कहा है। और अधिकांश चांसेस हैं आपके महात्मा गांधी वाला शब्द पूछने की, वो ऑप्शन में आपसे महात्मा गांधी ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है, क्लियर हो गया तो बता देंगे आप लोग, और कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए बताते रहेंगे, फटाफट बताते रहेंगे। जितने लोग भी लाइव हैं क्लास में और जो लगातार रेगुलर पढ़ रहे हैं वो बताते चलेंगे उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्योंकि जरूरी हो जाता है आपके लिए। फिर अगर हम देखते हैं ठक्कर बापा, चूंकि ये क्या है, ये जनजातियों के मसीहा कहे जाते हैं। आप देख लीजिएगा, ये आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठक्कर बापा ये भारत में जनजातीय समूह को प्रोत्साहित करने वाले या उनके क्षेत्र में काम करने के लिए जो सबसे गिने चुने लोग हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपके कौन, ठक्कर बापा हैं। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट आते हैं। इन्हें जनजातियों का पितृ पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने जनजातियों के उद्धार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। तो आपके पेपर में प्रश्न आएगा कि किस व्यक्तित्व को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, व्यक्तित्व भी दिए हुए हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे कि भारत में जनजातियों का मसीहा किसे कहा गया है, तो ठक्कर बापा को कहा गया है। या फिर जनजातियों का पितृ पुरुष किसे कहा गया है, तो ठक्कर बापा को कहा गया है। इनकी एक बड़ी फेमस किताब है ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कौन सी है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक इन्होंने एक किताब लिखी है। और कब लिखी थी ये किताब बेटा जी, तो इन्होंने लिखी थी 1950 में लिखी थी। हालांकि ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है 1950 तक, लेकिन इनकी किताब बड़ी इंपॉर्टेंट जाती है। इनकी किताब का नाम क्या है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी जनजातियों के उद्धार के लिए, उन क्षेत्रों में काम करने के लिए जहां जनजाति लोग निवास करते हैं, वहां उन्होंने एक संस्था बनाई थी, आदिम जाति सेवक संघ। कब बनाई, क्या बनाई थी, आदिम जाति सेवक संघ। और ये कब बनाई थी, तो 1949 में इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, आदिम जाति सेवक संघ। ठक्कर बापा आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये इनके चारों फैक्ट जो हैं, इनके बारे में जो भी 4 फैक्ट रखे लिखे हुए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपसे कहा आप लगातार बताते चलेंगे कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या देखा है और क्या क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताते चलेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं तो हम आगे चलते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कुछ समितियां। अब देखिए, भारत को आजादी मिली 1947 में। आजादी के पश्चात क्या हुआ कि हमें जो पिछड़े समूह थे, चाहे वो जाति वर्ग के हों चाहे जनजाति वर्ग के हों, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाना था। सरकार का प्रमुख उद्देश्य था किसी भी तरीके से हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि भारत में एक समानता स्थापित हो सके। हालांकि आज तक उस हिसाब से या जिस उद्देश्य को सोचा गया था, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, उस समानता को प्राप्त तो नहीं किया है, लेकिन हम उस लीक पर चल रहे हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में हमें किन किन समूहों को जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाएगा, उसी समय से लेकर लगातार अलग अलग कमेटियां बनती रही हैं। जो सबसे पहली कमेटी आती है हमें देखने के लिए मिलती है, वो कौन सी है, एल्विन कमेटी है। अब ध्यान रखिएगा इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे आपके पेपर में। प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन सी समितियां जनजातियों से संबंधित हैं, तो उनमें समितियों का नाम लिखा रहेगा और आपको टिक करना पड़ेगा। या पूछ देगा इनमें से कौन सी समिति जनजातियों से संबंधित नहीं है। इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक। या फिर पूछेगा इस समिति का गठन कब हुआ है, तो इसमें सारे फैक्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, पहली समिति थी
एल्विन समिति थी। और ये बनाई कब गई थी? तो 1959 में बनाई गई थी। क्यों बनाई थी? कार्यक्रमों की जांच के लिए बनाई गई थी। उस समय पे जो भी कार्यक्रम चल रहे थे जनजातियों से संबंधित, जो आजादी के तुरंत बाद चलाए गए थे, उनसे संबंधित जितनी भी कमेटियां थी, उनको लिए उसकी जांच के लिए एल्विन कमेटी बनाई गई थी। जो दूसरी कमेटी है बेटा जी, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट जाती है, चंदा कमेटी। चंदा कमेटी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। ये बनी है 1960 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमने अपने विवेक के आधार पर या संविधान सभा की समिति के आधार पर, संविधान सभा की समिति ने जिन जिन समितियों ने उस समय की समितियों ने जिन जिन जनजातीय समूहों को चिन्हित किया, उन्हें हमने शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया। लेकिन प्रश्न यह था कि अगर हमको भविष्य में किसी भी जनजातीय समूह को शेड्यूल ट्राइब घोषित करना है, किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब घोषित करना है, या उस शेड्यूल में डालना है, या उनको बाहर निकालना है, उसके आधार क्या क्या होने चाहिए। और इस बात को लेकर लगातार अलग अलग समितियां बनती रही। उनमें से जो पहली महत्वपूर्ण समिति है वो कौन सी है? चंदा समिति, जो बनी थी 1949 में। और इस चंदा समिति ने क्या किया? अपने रिकमेंडेशन में 5 लक्षण बताए। कितने लक्षण बताए हैं बेटा जी? 5 लक्षण बताए हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई समूह इन 5 लक्षणों को फुलफिल कर रहा है, तो ऐसे समूह को हम शेड्यूल ट्राइब में, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में रख सकते हैं राज्यपाल की अनुशंसा पर। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, 5 लक्षण कौन कौन से बताए हैं। उन्होंने जो पहला लक्षण बताया, उन्होंने कहा ऐसे समूहों का सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए कि वो आदिम लक्षण होना चाहिए। मतलब उनका जो रहन सहन है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो शारीरिक बनावट है, वो अत्यधिक प्राचीनता को प्रदर्शित कर रही है। अगर उनमें ये गुण है, तो उनका रहन सहन कैसा है, उनका आवास कैसा है, उनकी बोली भाषा कैसी है, उनकी परंपराएं कैसी हैं, उनकी पूजा पद्धति कैसी है, अगर उनमें कैसा है, एक पुरानापन है। और अभी ऐसा नहीं कि अभी 200 साल 300 साल पर नहीं, 1000 साल पुराना है, 15 साल से पुराना है, उनका लक्षण लग रहे हैं, तो एक ये फैक्टर उन्होंने बताया। दूसरा फैक्टर क्या कहा उन्होंने कि विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, उनकी एक विशेष संस्कृति होनी चाहिए। और आपको पता है कि हर जनजाति की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जनजातीय समुदायों का और समाज की मुख्य धारा का मिलन हो रहा है। ऐसे में जो उनकी विशिष्ट संस्कृति है, जो उनकी संस्कृति का एक नयापन है, या उनकी संस्कृति में जो विशेषता है, वो खोती चली जा रही है। तो अगर लगातार जनजातियों ने अपने उस विशिष्ट गुण को खो दिया, अपनी संस्कृति को खो दिया, तो हो सकता है समय के साथ आपको बहुत सारी ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब से बाहर निकालते हुए देखा जा सके। लेकिन अगर किसी जनजाति ने यह बरकरार कर रखा है, उसे क्या किया जाएगा? शेड्यूल ट्राइब में डाला जा सकता है। फिर उन्होंने तीसरा जो बताया, पिछड़ापन बताया। और अब मैंने आपको कल टीवी नायक और मजूमदार साहब की मैंने लक्षण बताए थे, जो उन्होंने बताए थे कि किसी भी समुदाय को जनजाति कब कहेंगे, वहां उन्होंने आपको 8-8 लक्षण बताए थे। उन्हीं से मिलता जुलता कुछ लक्षण है ये। तो उन्होंने क्या होता है, पिछड़ापन होना चाहिए। यहां उन्होंने कहा पिछड़ापन होना चाहिए, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने चौथी बात कही, भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए, मतलब उनका जो निवास स्थल है वो बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से दूर होना चाहिए। इसीलिए आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का वितरण एवं निवास स्थल जोड़ा गया है। और हम देखते भी हैं कि जो जनजातीय समूह है वो किसी दूर दुर्गम इलाकों में रह रहे हैं। जैसे आप पातालकोट के भारिया ले लीजिए, गोंड ले लीजिए, बैगा ले लीजिए, ये सब जंगलों में निवास करने वाली ट्राइब है। या बंदोरिया हो गई, वो कहां रह रही है? आपकी पचमढ़ी में रह रही है, तो वो पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं। तो वो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, मतलब उनमें भौगोलिक एकाकीपन है, वो एकांत जगह पे रहने का प्रयास करते हैं, इनका समाज की मुख्य धारा से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। फिर मैंने क्या कहा, फिर उनका स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव उनका संकोची होता है, मतलब कि वो समाज के अन्य लोगों से, समाज की मुख्य धारा से अन्य लोगों से मिलने का प्रयास कम से कम करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, चंदा समिति ने क्या किया, ये आपको 5 लक्षण बताए और कहा कि अगर कोई भी जनजाति, मैंने कहा कि कोई एक्स जनजाति है, अगर उसमें ये 5 लक्षण मिल रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? उन्हें शेड्यूल ट्राइब में, वो क्या हो सकते हैं? वो ट्राइब हो सकते हैं, और ट्राइब्स उन्हें क्या कर दिया जाएगा? शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर लिया जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है ना? अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट बताएं कि आपको सर समझ में आ गया, चंदा कमेटी का मतलब समझ में आ गया है, चंदा कमेटी कब बनी थी और चंदा कमेटी के उद्देश्य क्या थे, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी। अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट बताएंगे।
फटाफट बताएंगे। चंदा समिति के बारे में मैंने कहा था, चंदा समिति कब बनी थी? 1960 में बनी थी। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था उन लक्षणों का चिन्हांकन करना जिसके आधार पर किसी भी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा, या किसके आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति को बाहर निकाला जाएगा, उस सूची से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, डीपी कह रहे हैं सर समझ में आ गया है? और बाकी लोग सबके सब लोग करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लोकुर कमेटी, ठीक, ये जो लोकुर कमेटी है ये भी आपकी कैसी है? ये भी आपके चंदा कमेटी के समान ही है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया? वर्ष 1965 में 1965 में क्या किया गया? लोकुर कमेटी का गठन किया गया। ठीक, ये जो लोकुर साहब थे, ये लोकुर साहब जो थे समाजशास्त्री थे, उस समय उन्होंने राजनीति में भी अच्छा काम किया था। तो उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? 1965 में एक क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया। और जो काम चंदा कमेटी ने 1960 में किया था, उसी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? आपके लोकुर कमेटी ने किया। देखिए इसमें लिखा हुआ है वर्ष 1965 में गठित इस समिति का उद्देश्य किसी भी एसटी समूह को परिभाषित करने हैं तो उचित मापदंडों की पहचान करना था। यहां पे को नहीं लिखा है, अब लिख सकते हैं। क्या करना था कि कोई भी जनजाति समूह या कोई भी, मैंने कहा कोई भी जनजाति समूह, एक जनजाति समूह है, उसको हम क्या करेंगे? अनुसूचित जनजाति घोषित करना है या उनकी पहचान करनी है, तो उनके लिए क्या करना है? हमको क्या चाहिए? बीच में मापदंड चाहिए। क्या चाहिए? मापदंड चाहिए या मानदंड चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं? उनकी पहचान कर सकें। और इसी के लिए क्या बनाया गया था? आपके लिए लोकुर समिति बनाई गई थी। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पे एक इमेज लगाई है, ये जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, और ये जो बताता है, अगर आपको कभी शेड्यूल्ड ट्राइब में या लोकुर कमेटी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, आप इस पेज पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लोकुर कमेटी का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और उस कमेटी का उद्देश्य क्या था? किसी भी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए उचित मानदंडों की पहचान करना था। ठीक है, अब देखिए इनके मानदंड हम लोग देख लेते हैं, लोकुर कमेटी के मानदंड देख लेते हैं। तो इन्होंने भी चंदा कमेटी के समान ही 5 मानदंडों को बताया था, और लगभग वही मानदंड थे, केवल शब्दों का हेरफेर था। देखिए उन्होंने क्या कहा? आदिम लक्षण कहा, विशिष्ट संस्कृति कहा, पिछड़ापन कहा। ये तीनों बातें तो सेम टू सेम है, कोई परेशानी नहीं है। फिर उन्होंने कहा भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, वहां भौगोलिक एकाकीपन का शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि इन्होंने क्या कहा? भौगोलिक अलगाव कहा। और तीसरा उन्होंने क्या कहा? बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म। उन्होंने कहा था संकोची स्वभाव, वहां पे कहा था, मतलब वो समाज की मुख्य धारा से मिलना नहीं चाहते हैं। और इन्होंने भी यही कहा है कि बड़े पैमाने पर वो क्या है? किसी भी जनजाति समूह, कोई भी जनजाति समूह समाज की मुख्य धारा से मिलने में थोड़ी सी शर्म महसूस करती है, वो अपने आप को उनसे दूर रखने का प्रयास करती है। तो हमने यहाँ पे 3 कमेटियां देखी हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कमेटी देखी है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। हमने एक कमेटी देखी है, एल्विन कमेटी देखी है, एल्विन समिति देखी है, जो कब बनी थी? 1959 में बनी थी। फिर हमने कौन सी कमेटी देखी है? हमने चंदा समिति देखी। चंदा समिति कब बनी है? 1960 में बनी है। फिर हमने कौन सी समिति देखी है? हमने लोकुर समिति देखी है। लोकुर समिति देखी है, ये कब बनी है? 1965 में बनी है। 1965 में बनी है। एक और समिति बनी थी, शील ओ समिति। ठीक है, ये बनी थी 1966 में बनी थी। इसका उद्देश्य क्या था? जनजातियों के विकास को सुनिश्चित करने वाले मापदंडों को की पहचान करना। ये क्या था? इसकी शील ओ कमेटी बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, तो हमें देखने के लिए मिलता है प्रोफेसर वर्जीनियस जाक्सा समिति। ये इंपॉर्टेंट है, और ये चूंकि अभी हाल फिलहाल बनी है, नई बनी है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रोफेसर वर्जीनियस जाक्सा समिति, ये समिति कब बनी थी? तो वर्ष 2013 में गठित की गई थी। 2013 में क्या किया गया था? प्रोफेसर वर्जीनियस जाक्सा समिति का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? जनजातीय समूह के आधारभूत मामलों की जांच करना, कि वर्तमान समय में जो जनजातीय समूह हैं उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या उनके लिए
प्रमुख अभी आधारभूत चुनौतियां क्या हैं उनके बारे में जांच करने के लिए या उन मामलों के बारे में अपनी राय रखने के लिए प्रोफेसर वर्जीनियस जाक्सा समिति का गठन किया गया और उन्होंने 5 मानदंडों पर 5 प्रमुख मामले बताए जिन पर उन्होंने जांच की थी। पहला था आजीविका और बेरोजगारी, कि उनके लिए आजीविका के साधन क्या हैं और बेरोजगारी के कारण क्या है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। फिर दूसरा जो था वो था शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है प्रवास और विस्थापन, पांचवा है संवैधानिक मामले। अब ये जो चौथा है प्रवास और विस्थापन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने देखा है जब जब विकासात्मक कार्य होते हैं, जैसे जैसे विकासात्मक कार्य होते हैं तो लगातार क्या किया जाता है, इन्हें विस्थापित करने का प्रयास किया जाता है। क्या करने का प्रयास किया जाता है? इन्हें विस्थापित करने का प्रयास किया जाता है और विस्थापित करने के कारण क्या होता है, इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ठीक, तो हमने क्या कहा, इन्हें प्रवास, उनका निवास स्थान कैसा है और उनका विस्थापन किस आधार पर किया जा रहा है और विस्थापन के उपरांत होने वाली समस्याएं उनको कैसे दूर किया जाए, सरकार की क्या योजनाएं होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर किसने बात की है, प्रोफेसर वर्जीनियस जाक्सा ने बात की है। तो आपके पेपर में आएगा कि प्रोफेसर वर्जीनियस जाक्सा समिति किससे रिलेटेड है, तो जनजातियों से संबंधित है। उन्होंने कितने क्षेत्रों पर उन्होंने चर्चा की है, तो उन्होंने 5 क्षेत्रों पर चर्चा की है। इनमें से कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ऐसा पूछ देगा, या इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। जब प्रश्न कूट के माध्यम में आएगा तब कौन कौन से शामिल हैं, और जब प्रश्न सिंगल आएगा तब पूछेगा इनमें से कौन सा शामिल नहीं है और कब बनी थी, तो 2013 में। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये डेट है, यहाँ पे आपको ये तिथि जो है, ये ईयर जो है, वर्ष 2013 आपको याद ही करना होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हमको देखना है आपका जो प्रीलिम्स का जो पहला चैप्टर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में जनजातीय समूह का वितरण। अब हमें आप लोग ये बताइए, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हमने इसका बेसिक पढ़ा है और जो आज पढ़ा है, वो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ताकि हम लोग आगे चल सकें और अपने सिलेबस को विधिवत रूप से जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसको शुरू कर सकें। बताइए फटाफट आप लोग। यहां तक आपको कोई समस्या है क्या? सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, यहां तक कोई समस्या है क्या, ताकि हम लोग आगे, आप लोगों को आगे जो आपके सिलेबस में विधिवत रूप से दिया हुआ है हम उस पर चर्चा कर सकें। बताइए यहां तक कोई समस्या है क्या? यस सर, समझ में आ गया सर, वेरी गुड। बाकी लोग आनंद और डीपी के अलावा कोई और कमेंट नहीं कर रहे हैं? सारे लोग बताएं, जो ऑन क्लास में हैं, उपस्थित हैं, वो सब बताएं, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे उतना ही ज्यादा मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है आपसे, हमें भी पढ़ाने में उतना ही अच्छा लगता है, हम आपके लिए उतनी ही मेहनत करके आते हैं, ठीक है ना। और कोशिश ये रहती है कि ऐसा पढ़ाया जाए या इतना प्रयास किया जाए कि उससे कुछ भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि संपूर्ण चीजें बता दी जाती हैं, फिर भी प्रयास ये किया जाता है कि हम लगातार वहां तक पहुंच सके जहां से सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, सारे डायमेंशन कवर हो जाए, ठीक है। कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अजय नहीं है सर, ठीक है। धनराज भी कह रहे हैं और सेजल भी कह रही है, सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें देखना है वितरण। अब थोड़ा सा यहां से थोड़ी सी बातें आप लोग ध्यान सुनिएगा। थोड़ी सी क्लास में हम क्या करेंगे, हम उन फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देंगे जिनके आने की संभावना है। जो केवल किताबी ज्ञान है, जो हर जगह मिल रहा है, जो पेपर में आने की संभावना जिनकी नगण्य है, हम उन बातों पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे हमें देखना है मध्य प्रदेश में जनजातियों का वितरण कैसा है। अब एक बेसिक होता है कि पूर्वी क्षेत्र में इतनी है, पश्चिमी क्षेत्र में इतनी है, उस पर हम ध्यान ज्यादा नहीं देंगे। आगे की स्लाइड में आपको दिया गया है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये दिया गया है कि पश्चिम क्षेत्र में कौन सी रहती हैं, उत्तरी क्षेत्र में कौन सी रहती हैं, दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी रहती हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी रहती हैं, या एक कौन कौन से जिले आते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमें इनके परसेंटेज देखना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसके लिए बता रहा हूं, आपको सोर्स बता दे रहा हूं, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। इसके लिए जो सोर्स है वो है हिंदी ग्रंथ अकादमी,
हिंदी ग्रंथ अकादमी और मध्य प्रदेश एक भौगोलिक परिचय। ये क्या है? ये आपकी बुक है और ये क्या है? ये आपका संस्थान है। तो जो डेटा इस वाले चैप्टर में लिया गया है, जनजातियों के वितरण में लिया गया है, वो यहां से लिया गया है। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा, आपको पता है कि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। इसका मतलब जनजाति बाहुल्य इलाका है, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे जनजातीय समूह देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश जनजाति बाहुल्य जनसंख्या वाला राज्य है, आपको पता है। और इसको बाहुल्य की जगह हम क्या कहते हैं? पहला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये भी हम कह सकते हैं। जहां सघन वन और प्राकृतिक संसाधन समृद्ध हैं। चूंकि सघन वन है, कैसे वन है? यहाँ पे वन यहाँ पे अधिक मात्रा में है और प्राकृतिक संसाधन भी है, इसलिए इन्हें निवास करने के लिए क्या होता है? एक बेहतर एनवायरमेंट मिल जाता है, बेहतर पर्यावरण मिल जाता है, जिसके कारण प्रदेश में जनजातियों हेतु सुलभ आवास यहाँ होना चाहिए, आवास उपलब्ध कराने में सक्षम है। प्रदेश में जनजातियों के वितरण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अब वितरण को समझते हैं हम और थोड़ा सा यहाँ पे मैप बनाएंगे। तो जो लोग भी क्लास देख रहे हैं वो मैप के साथ थोड़ा सा खेलना सीख जाएंगे ताकि आपको आसानी हो। अब आपको ये समझ में आ रहा है आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने ये क्या कहा कि जो मैप है, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने मैप से पढ़ना शुरू कर दिया तो मध्य प्रदेश की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर आपने पूरा मैप सीख लिया तो आपकी आधी ज्योग्राफी जो है वो आसान हो जाएगी। मैं ये कहता हूं, अगर आपने एक बार मैप सीख लिया तो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो वो आसान हो जाएगी। आपको बेसिकली आपको सारे जिले आने चाहिए, कहां पे कौन से जिले हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे पेन रख रहा हूं तो आपको आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए, सर ये तो श्योपुर की बात कर रहे हो आप। मैं अगर यहाँ पे पेन रख रहा हूं तो आपको आवाज आनी चाहिए, सर ये तो गुना की बात कर रहे हो आप। अगर मैं यहाँ पे पेन रख रहा हूं तो आपको कहना चाहिए, सर ये तो अशोकनगर है। जब तक अगर आपके मुंह से ऐसी आवाजें नहीं आ रही हैं, आपके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आ रही हैं, तो समस्या है। जैसे ही मैं पेन रखूं, सर ये नीमच है, मैं पेन रख रहा हूं यहाँ पे, सर ये बड़वानी। अगर आप ये कह पा रहे हो अपने दिमाग में, अगर जिले आप बार बार रिपीट कर पा रहे हो पेन रखने के साथ साथ, तो आप समझिए आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। अब देखिए, आप सबको पता है, अगर मैं बात करूं, आप सबको दिशा के बारे में पता होगा, सामान्य सी बातें हैं। ये क्या है? ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आता है कि कितने प्रतिशत किस क्षेत्र में रहते हैं, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, तो जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर 1.0% 05% जनजातीय समूह निवास करता है। ये आपके लिए फैक्टर जो हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब मध्य प्रदेश में जितनी कुल जनजातियों की जनसंख्या रहती है, उसका 1.05% कहां रहता है? उत्तरी क्षेत्र में निवास करता है। कहां निवास करता है? उत्तरी क्षेत्र में निवास करता है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ने क्या कहा? मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 1.05%, 1.05% पॉपुलेशन कहां रहती है? आपके नॉर्थ एमपी में रहती है, उत्तरी मध्य प्रदेश में निवास करती है। लेकिन अगर दक्षिण मध्य की हम बात करते हैं, दक्षिण मध्य की बात करते हैं, तो वहां 23.28, 23.28%, और इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण मध्य। ये हो गया आपके लिए। तो प्रदेश के दक्षिण मध्य क्षेत्र में जो कितने प्रतिशत ट्राइब पॉपुलेशन निवास करती है, तो 23.28% निवास करती है। मतलब कि 23.28% जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश की प्रदेश के दक्षिण मध्य क्षेत्र में निवास करती है। जो आपको जो इलाका दिख रहा होगा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये इस पूरे इलाके में आपको इस तरह की ट्राइब देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको 14.1%, 14.1%, और ये कहां पे आपको मिलेगी? पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहां मिल जाएगी? पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो यहां आपको लगभग 36% आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने परसेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे? 36% देखने के लिए मिल जाएंगे। 36.67% आपको पश्चिमी क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाते हैं।
पश्चिम मध्य प्रदेश। ठीक, हमने क्या कहा, एक बार फिर से देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। हमने क्या कहा, उत्तरी क्षेत्र में कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है, 1.05% रह रही है। पूर्वी क्षेत्र में कितनी रही है, तो 14.1%, 14.1% निवास कर रही है। दक्षिण मध्य में 23.28% जनजातीय समुदाय निवास कर रहा है। और पश्चिमी क्षेत्र में 36.67% जो है जनसंख्या जो है निवास कर रही है। जनजातीय जनसंख्या की बात कर रहा हूं। और जो शेष बच रही है पूरे एमपी में, जो इलाके रह गए हैं, अगर हम वहां बात कर रहे हैं, तो शेष क्षेत्रों में 25% अन्य सभी क्षेत्रों में, अन्य सभी क्षेत्रों में जो इसमें शामिल नहीं है, उनमें कितने प्रतिशत है, 25% है। समझ में आया? तो ये एक सामान्य जानकारी है, पॉइंटर के फॉर्म में है। अब आप कहोगे सर आप जो ये पढ़ा रहे हो कभी पेपर में आया है क्या? बिल्कुल आया है बेटा जी। मध्य प्रदेश के जो आपका लोक सेवा आयोग का परीक्षा होता है, सिविल सर्विस का होता है, उसमें नहीं आया है, बल्कि किसमें आ चुका है, ये आपके इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर में आ चुका है। और मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूं, जब भी आप पेपर देने जाएं उसके 15 दिन 20 दिन पहले मध्य प्रदेश के जितने भी पेपर हुए हैं लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 के पश्चात से, उसमें कौन कौन से आपको मिल जाएंगे। एक जो आप लोग देते हो लोक सेवा आयोग वाला होता है, वो हो गया, लोक सेवा वाला हो गया। दूसरा आपको मिल जाएगा डेंटल का, मिल जाएगा एनिमल हस्बेंड्री का, मिल जाएगा, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर मिल जाएंगे। उन सब पेपर में जो प्रारंभ के 50 क्वेश्चन होते हैं, आपके पूरे प्री वाले क्वेश्चन होते हैं। और उससे हर साल क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कभी कभी 3 हो जाते हैं, कभी कभी 4 हो जाते हैं, और सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और उन पेपरों में आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस पूरे स्लाइड में हमको 5 फैक्टर आपको याद करना है, और कुछ भी याद नहीं करना है। हमने क्या कहा, उत्तरी क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन निवास कर रही है, कुल मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 1.05% कहां निवास कर रहा है, उत्तरी क्षेत्र में निवास कर रहा है। दक्षिण मध्य में कितना कर रहा है, तो 23.28% कर रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में कितना कर रहा है, तो 36.67% कर रहा है। पूर्वी क्षेत्र में कितना कर रहा है, 14% कर रहा है। जबकि अन्य सभी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कितना कर रहा है, 25% कह रहा है। अगर आपको ये याद हो जाए तो फटाफट बता दीजिए सर हो गया, समझ में आ गया, तो हम आगे चल सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो बताइए, ताकि हम लोग आगे चलें। देखिए, ये आपको बेसिकली आप लोगों को पता है, और इससे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है कि ये कहां निवास करते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र है, और इसमें लिखे उत्तर दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पूर्व में। तो आपको पता है पश्चिम क्षेत्र में भील जनजाति है, भिलाला है, परेलिया है, बरेला है, ये पटेरिया होना चाहिए, पटेरिया होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। उत्तरी क्षेत्र में सहरिया है, सारिया है, ये सारी सरिया, ये सब सहरिया के ही क्या है, सब ट्राइब हैं, ठीक है ना। अगर दक्षिण की बात करते हैं तो गोंड, कुरकू, भोरिया, ये ध्यान रखेंगे, ये भारिया नहीं है, ये भोरिया नहीं, हालांकि ये भारिया ही होगा, ये भारिया है, मड़िया है और खिरपा है। अलग अलग जनजाति समूह आपको मिल जाएंगे। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल दिया हुआ है ना, पेपर में अभी तक इससे कोई भी प्रश्न नहीं आया है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ना कभी पूछने की संभावना है। जो चीज पूछेगा मैं आपको बता रहा हूं, जहां से पेपर लगातार पीएससी पूछ रहा है, पूछा उसने कहां से है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बल्कि आगे मैं आपको बता रहा हूं, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है, क्योंकि सिलेबस में आपके है इसलिए बताया जा रहा है। ये इसमें से कौन कौन से जिले आते हैं, आप सबको पता है कि पश्चिम में कौन से जिले आते हैं, पूर्व में कौन से जिले आते हैं, ये सामान्य जानकारी है। जो मैं अब आपको अगली स्लाइड दिखा रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जाती है, और इससे लगातार पीएससी प्रश्न पूछ रही है, मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास खंड कहां कितने हैं। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जाता है बेटा जी, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फटाफट अगर आप लोगों ने मैप नहीं बनाया है तो मैप बनाइए, और इस वाले मैप को हम ज्यादा ध्यान से भरेंगे ताकि आपको सारी बातें यहीं पे याद हो जाएं। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है जो आपको खुद फिल करनी है, मैं आपको बताते चलूंगा, आपको फिल करना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जनजातीय विकास खंड, और अब मैं आपको बता दूं, ये फॉरेस्ट में, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट का मेंस होता है उसमें लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉरेस्ट के मेंस में पूछे जा चुके हैं, तो यहां आने की संभावना है। तो हमें देखना है पहले कितने ऐसे संभाग हैं जहां पे आदिवासी विकास खंड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में टोटल आदिवासी विकास खंड कितने हैं, कुल विकास खंड कितने हैं। यहां हम लिखते चलेंगे ताकि आप लोग, और इसको लिखते चलेंगे, हालांकि मैं स्लाइड आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर भी आप लिखते चलेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। विकास खंड
अगर मध्य प्रदेश में कुल विकास खंडों की बात करते हैं, आदिवासी विकास खंडों की बात करते हैं तो कितने हैं? 89 हैं। आदिवासी विकास खंडों की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89 हैं। हाँ, डीपी कह रहे हैं कि सर एमपी में कुल जनजाति परसेंटेज कितना है? 21.1% है बेटा, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर 21.1% मध्य प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का एसटी परसेंटेज है। ठीक फिर अगर बात करते हैं विकास खंड, हमने समझ लिया ये विकास खंड कितने संभाग में फैले हुए हैं, तो यहाँ है संभाग की संख्या आती है 7। संभाग की संख्या आती है 7। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं जो कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, संभागों की संख्या मध्य प्रदेश की नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ऐसे संभाग जहां पर आदिवासी विकास खंड आते हैं, और ये आदिवासी विकास खंडों की बात कर रहा हूं, जनजातीय विकास खंडों की बात कर रहा हूं। इसीलिए जो भी बोल रहा हूं सुनना, चूंकि स्लाइड में हो सकता है कोई चीजें मैं कम लिखूं, पर जब भी आप सुन रहे हो उस समय, सुनते समय आप ध्यान से लिखेंगे। ठीक है ना। अब हमें देखना है इस 7 संभाग में कौन कौन से जिले हैं जहां पे कौन कौन से विकास खंड जो है आदिवासी विकास खंड है। आदिवासी विकास खंड का मतलब यह है कि उस विकास खंड में आदिवासियों की संख्या या जनजातियों की संख्या ज्यादा है, सामान्य जनसंख्या से ज्यादा है, इसलिए उन्हें आदिवासी विकास खंड के रूप में चिन्हित किया गया है। तो जो सबसे पहला आता है आपका एक जिला है, मैं आपको फिल करते चल रहा हूं, यहां पे आपको मिलेगा एक जिला मिलेगा श्योपुर। कौन सा जिला मिलेगा? श्योपुर जिला मिलेगा। और इस श्योपुर जिले में मैं आपको बता दूं इसमें कितने आदिवासी विकास खंड आते हैं, तो यहां आपको मिलेगा एक जिला मिलेगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर इससे क्वेश्चन आया? बिल्कुल आया है बेटा जी, बिल्कुल आया है, सीधे पूछता है वो जिले, आप आज तक विकास खंड का नाम नहीं पूछता है, वो भी ये पूछता है कि किस जिले में कितने आदिवासी विकास खंड हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि श्योपुर जिला जो आपका है, श्योपुर जिले में आपको कितने आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिल जाते हैं, तो एक केवल एक मिलता है। फिर मैं आपको बताऊं तो रतलाम आ जाते हैं, यहां पे आपको रतलाम देखने के लिए मिल जाएगा, रतलाम देखने के लिए मिल जाएगा। सर रतलाम में कितने आदिवासी विकास खंड आते हैं, तो बेटा जी रतलाम में भी कितना मिलता है आपको? केवल एक आदिवासी विकास खंड देखने के लिए हमें मिल जाता है। समझ में आया? तो अभी तक हमने केवल 2 जिले देखे हैं, श्योपुर देखा है और रतलाम देखा है। तो श्योपुर में हमें कितने देखने के लिए मिल रहे हैं? एक आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिल रहा है, जबकि रतलाम में हमें कितना देखने के लिए मिल रहा है? रतलाम में भी हमें एक ही आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम आगे चलते हैं बेटा जी, तो हमें मिलता है झाबुआ। रतलाम के नीचे आपको मिलेगा रतलाम के नीचे आपको यहां मिल जाएगा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, और झाबुआ के नीचे ही बेटा जी आपको मिल जाएगी अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर। मैंने क्या कहा? रतलाम में एक है, और रतलाम के नीचे आपको मिलेगा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, और झाबुआ के नीचे कौन सी मिल जाएगी आपको? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। तो झाबुआ और अलीराजपुर दोनों में ही आपको 6-6 आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं? दोनों में ही आपको 6-6 आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिल जाएंगे। जहां पे मैं नंबरिंग कर रहा हूं उसको अलग कलर से कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने क्या कहा? रतलाम में एक है, झाबुआ में कितने हैं? 6 हैं, और अलीराजपुर में भी कितने आपको देखने के लिए मिलते हैं? आपको 6 आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिलते हैं। अब बेटा जी मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यहीं पे आपको और तहसील और आपको जिले देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले मैं जिलों के नाम लिख देता हूं जिनमें आदिवासी विकास खंड मिलते हैं। आपको यहां देखने के लिए मिलेगा बेटा जी धार, यहां आपको मिलेगा बड़वानी। बड़वानी, बड़वानी के पास ही मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां आपको मिल जाएगा खरगोन, खरगोन की यहां पे आपको मिल जाएगा खंडवा, और खंडवा के नीचे आपको मिल जाएगा बुरहानपुर। चूंकि आपको पता है इस इलाके में जनजातीय जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इनमें तमाम जिले आ जाते हैं। बुरहानपुर, ठीक है ना। अब हमें एक एक करके मैं बताता हूं आप लोगों को कि कौन से जिले में कितने आदिवासी विकास खंड आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं धार जिले की बात करता हूं बेटा जी, तो धार जिले में आपको 12 आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12 आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिलेंगे। जबकि अगर मैं बड़वानी और खरगोन की बात करता हूं, तो बड़वानी में आपको 7 आदिवासी विकास खंड, और खरगोन में भी आपको 7 आदिवासी विकास खंड देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? तो बड़वानी में भी 7 विकास खंड मिलेंगे आपको आदिवासी, और आपको खरगोन में भी 7 आदिवासी
आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिल जाएंगे, जबकि खंडवा और बुरहानपुर में आपको एक एक आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए, हमने लगभग लगभग पश्चिम के जिले कवर कर लिए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, पश्चिम के जिलों की अगर बात करते हैं तो रतलाम में हमें कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, एक आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिल रहा है। झाबुआ में हमें 6 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिल रहे हैं। अलीराजपुर में भी 6 देखने के लिए मिल रहे हैं। बड़वानी और खरगोन में हमें 7-7 देखने के लिए मिल रहे हैं। खंडवा और बुरहानपुर में 1-1 मिल रहे हैं, जबकि धार में कितने मिल रहे हैं बेटा जी, धार में हमें 12 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फटाफट बना लिया होगा ताकि हम लोग आगे चलें। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए बेटा जी, यहां आपको देखने के लिए मिलेगा नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिसे आप क्या कहते हैं, होशंगाबाद कहते हैं। और इसके नीचे आपको मिलेगा बैतूल देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा नर्मदापुरम और नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैतूल। अगर हम बेटा जी नर्मदापुरम की बात कर रहे हैं कि नर्मदापुरम में कितने आदिवासी विकासखंड हैं, तो नर्मदापुरम में आपको देखने के लिए मिलेगा एक आदिवासी विकासखंड, जबकि अगर बैतूल की बात करते हैं तो बैतूल में आपको 7 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो नर्मदापुरम में एक और बैतूल में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे 7 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के बगल में अगर आप लोग आओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, छिंदवाड़ा के बगल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सॉरी बैतूल के बगल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं कि छिंदवाड़ा में कितने आदिवासी विकासखंड हैं, तो छिंदवाड़ा में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 4 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने आदिवासी विकासखंड मिल जाएंगे, 4 आदिवासी विकासखंड हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर उसके बगल में आपको सिवनी और बालाघाट मिलेंगे। क्रम से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको सिवनी मिल जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे बालाघाट, बालाघाट। तो अगर हम बात करते हैं बेटा जी कि सिवनी में कितने आपको विकासखंड मिलेंगे, आदिवासी विकासखंड मिलेंगे, तो सिवनी में मिलेंगे 5 और बालाघाट में आपको मिलेंगे 3 देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर है, फिर हम पूरब की तरफ चलते हैं, अपने पूरब की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा सीधी। मैं आप पहले जिलों के नाम लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा तेजी से हम लोग कवर कर सके। सीधी मिल जाएगा, सीधी के थोड़ा सा नीचे आओगे आप तो शहडोल मिल जाएगा, शहडोल मिल जाएगा आपको। शहडोल के बगल में ही आपको मिल जाएगा अनूपपुर, अनूपपुर मिल जाएगा, अनूपपुर मिल जाएगा। अनूपपुर के बगल, अनूपपुर के थोड़ा नीचे आप आओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा डिंडोरी, डिंडोरी। और डिंडोरी के नीचे है आपको मिल जाएगा मंडला। थोड़ा सा मैं बाहर लिख रहा हूँ ताकि मैं विकासखंड लिख सकूं, बाकी आप लोगों को जिले डिस्ट्रिक्ट पता है, ठीक है। सीधी की अगर हम बात करते हो, सीधी में आपको एक आदिवासी विकासखंड मिलेगा। शहडोल में आपको 4 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिलते हैं। अनूपपुर में आपको 4 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिलते हैं आपको। डिंडोरी में आपको 7 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिलते हैं और मंडला में आपको 9 आदिवासी विकासखंड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। और बेटा जी यहाँ पे एक नाम मेरे से छूट गया है, उसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा उमरिया, उमरिया। और उमरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक आदिवासी विकासखंड। अब आप लोग फटाफट काउंट करके बताइए, क्या हमने 89 विकासखंड काउंट कर लिए क्या? जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बताइए कि क्या हमने पूरे 89 विकासखंड कवर कर लिए क्या? क्या हमने पूरे 89 विकासखंड कवर कर लिए क्या? फिर मैं इसके आगे कुछ और फैक्टर आपको बताऊंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो बताइए सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चूंकि बेटा इससे लगातार 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं फॉरेस्ट में, तो ऐसा माना जा सकता है कि इसमें आने की संभावना ज्यादा है। बताइएगा, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? और हमने पूरे कवर कर लिए हैं क्या? 89 विकासखंड हमारे हो रहे हैं क्या? कहीं कम तो नहीं लग रहे हैं? अगर कम तो लग रहे होंगे तो बताइए, उसको हम फिर कवर करेंगे, फिर एक बार चेक करेंगे।
देखिए बेटा जी, कहीं कम तो नहीं हो रहा है? बताइए, काउंट हो रहे हैं सर? बेटा अनूपपुर में 3 नहीं होंगे, अनूपपुर में 4 होंगे। एक बार काउंट करिए आप, आपको 89 मिल जाएंगे। काउंट करिए, चलिए इधर से काउंट कर ले रहे हैं। चलिए, नहीं सर, मेरे कहने का मतलब अनूपपुर में शहडोल, शहडोल में बेटा 4 है, शहडोल में 4 है। चलिए, हाँ, अगर आपको ये लग रहा है, कहीं डाउट हो रहा है, तो मैं इसका आपको ओरिजिनल सोर्स बता दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में आप आदिवासी वो आती है, मध्य प्रदेश जनजातीय वार्षिक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि इतने ही है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट लग रहा है कि सर यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं मिलता है तो बताइएगा, मैं आपको उसकी फोटो भी आपको ग्रुप में डलवा दूंगा। चलिए, अब बेटा जी मैंने कहा 7 संभाग हैं। देखिए कौन कौन से संभाग हैं, थोड़ा सा आपको संभाग के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कहा कौन कौन से संभाग हैं जो इसमें शामिल हैं, 7 संभाग। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिल जाएगा, ये आपका कौन सा संभाग हो जाएगा? ये चंबल संभाग हो जाएगा। एक संभाग हो, 7 संभागों में से। फिर आप देखिए, ये रतलाम के ऊपर आप चले जाएंगे ऐसे करके, तो इसमें कौन सा संभाग हो जाएगा आपका? ये उज्जैन संभाग हो जाएगा। फिर आप ये पूरा संभाग देखेंगे तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? ये आपको कौन सा संभाग मिल रहा है देखने के लिए? ये आपको मिल रहा है इंदौर संभाग मिल रहा है। फिर अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको कौन सा संभाग देखने के लिए मिल रहा है? नर्मदापुरम संभाग हो जाएगा। अगर आप ये पूरे संभाग देखोगे, ये वाले, तो ये कौन सा आप संभाग आपको देखने के लिए मिल रहा है? आपको ये जबलपुर संभाग देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको मिल जाएगा शहडोल संभाग, और ये आपको हो जाएगा रीवा संभाग। तो देखिए मैंने आपको 7 संभाग कहे थे कि 7 संभाग में मिलते हैं, 7 संभाग में मिलते हैं आदिवासी विकास खंड। तो ये 7 संभाग कौन कौन से हैं बेटा जी, आपने देख लिया होगा। हमने क्या कहा, एक आपको कौन सा संभाग मिल जाएगा? आपको चंबल संभाग मिल जाएगा, उज्जैन संभाग मिल जाएगा, आपको इंदौर संभाग मिल जाएगा, नर्मदापुरम, जबलपुर, ठीक है ना, और शहडोल और रीवा संभाग। ये 7 ऐसे संभाग हैं जहां पे आदिवासी विकास खंड पाए जाते हैं। तो देखिए यहां से आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस संभाग में सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड पाए जाते हैं, तो फटाफट मुझे बताइए ऐसा कौन सा संभाग है जहां पे सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड पाए जाते हैं। तुरंत कमेंट करके बताइएगा किस संभाग में सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड पाए जाते हैं बेटा जी। कमेंट करके फटाफट बताइएगा, कमेंट करके बताएं बेटा जी लोग कि किस संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासी विकास खंड पाए जाते हैं। थोड़ा जल्दी करिएगा।
ठीक, चलिए बताइए कौन संभाग है? इंदौर संभाग है। वेरी गुड वेरी गुड, इंदौर संभाग है। अब बताइए ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड पाए जाते हैं? जिला बताइए। हमने कहा संभाग कौन सा जाएगा? मैक्सिमम विकास खंड वाला विकास खंड वाला संभाग क्या हो गया आपका? संभाग हो गया आपका इंदौर, और जिला आपका क्या हो जाएगा बेटा जी? जिला हो जाएगा आपका धार। क्या हो जाएगा? धार, जहां पे 12 आदिवासी विकास खंड है। जिला कौन सा हो जाएगा? धार हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ये इतना क्लियर हो गया, आदिवासी विकास खंड क्लियर हो गया आपके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अगर आप लोग क्लियर हो गया तो फटाफट बताइए ताकि हम लोग आगे चलें। वेरी गुड, जिन जिन लोगों ने धार आंसर कहा है सही है। आप लोग अगर फटाफट बताइए इतना क्लियर हो गया है क्या? हम लोग आगे चलें क्या? कुछ फैक्चुअल डेटा और हम लोग देखेंगे, फटाफट बताइए। यहां तक हो गया क्या आप लोगों का? क्लियर है क्या? फटाफट बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको कवर कर दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान। ठीक है ना? अगर हम प्रावधान की बात करते हैं, आप लोगों ने पॉलिटी पहले से कुछ पढ़ रखा होगा, और हमें देखना है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, या भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। आपका जो ट्राइब वाला टॉपिक है उसमें जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है उसमें ये टॉपिक है। ठीक है ना? तो हमको देखना है कौन कौन से आपको संविधान में प्रावधान किए गए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष प्रावधानों का समायोजन किया गया है, जिसमें जनजातीय समुदाय भी शामिल है। ठीक। निम्न बिंदुओं के आधार पर जनजातीय समूह हेतु संवैधानिक संरक्षण के प्रावधानों को समझा जा सकता है। आपको पता है कि हमारे संविधान में लगभग लगभग सभी वर्गों को समानता का अधिकार देने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं। और ऐसे ही जनजातीय वर्ग के संरक्षण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना? अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि पॉलिटी में ऑलरेडी आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो इस वाले श्रेणी से क्वेश्चंस कम आते हैं। फिर भी आपको एक थोड़ा थोड़ा आकलन होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। सिर्फ आर्टिकल कौन कौन से हैं, उसमें जो कई बातें कही गई हैं बेसिक तौर पे हमें बातें ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो तो इससे पॉलिटी के सेगमेंट में आने के क्वेश्चन ज्यादा संभावनाएं होती हैं। इसमें केवल हमको देखना होता है कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया, सामान्य चीजों में हमको देखना है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, जो नए बच्चे होंगे वो ध्यान से देखेंगे। हम सबसे पहले इसको हमने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, क्योंकि क्वेश्चन जो अगर आपको ज्यादा अलग तरीके से पूछने का प्रयास करता है, वो पूछेगा इनमें से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक व सांस्कृतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। वो सामान्यतः आपसे आर्टिकल नहीं पूछेगा कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है या किस अनुच्छेद में क्या बातें की गई है। वो आपसे ये पूछेगा कि शैक्षणिक व सांस्कृतिक सुरक्षा की बात किसने कही गई है, किस अनुच्छेद में कही गई है, राजनीतिक सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। वो अलग अलग विषयों के संबंध में आपसे पूछने का प्रयास करेगा। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो हमारा पहला आर्टिकल आता है बेटा जी, उसमें कौन सा आता है आपका? आर्टिकल 15(4). इसमें क्या कहा गया है? अन्य पिछड़े वर्गों, वो अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भी शामिल किया गया था, बाद में अनुसूचित जनजाति को भी शामिल किया गया है, कि विकास हेतु विशेष प्रावधान की बात करता है। सिर्फ आपको यहां पे इतना ही पढ़ना है, हम इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी और वो पॉलिटी की क्लास हो जाएगी। जब आपकी पॉलिटी क्लास होगी, वहां आप लोग समझोगे कि इसके बारे में मतलब क्या है। विशेष आपको केवल यहां पे इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 15(4) में अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 में क्या कहा गया है कि अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या कहा गया है ये देखिए, ये शिक्षा से रिलेटेड है। आर्टिकल 15(4) किससे रिलेटेड है? आपका शिक्षा से रिलेटेड है। और आर्टिकल आपका 29 जो है, ये क्या कहता है? अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना है। ये जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है उनकी संस्कृतियों की बात करता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की बात करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों में मुख्यतः अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों हेतु विशेष प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 46 आपका कहता है कि जो राज्य होगा वो जो समाज के जो दुर्बल लोग होंगे, जो पिछड़े लोग होंगे, जो समाज की मुख्यधारा में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए क्या कानून विशेषता किसका नाम लिया गया है? एससी समुदाय का और एसटी समुदाय का नाम लिया गया है। उनके शिक्षा और अर्थ मतलब उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करेगा। आर्टिकल 356 बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी 350 अनुच्छेद 350 इसमें क्या गया है? पृथक भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षण। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है चूंकि ये मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से बाहर है, फिर भी इस पे लिए बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 350 क्या कह रहा है कि पृथक भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसमें आपकी खास बात क्या है? इसमें जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि भारत सरकार लगातार जनजातीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उनको उनके उन्नतीकरण का कार्य कर रही है। किसके तहत करती है? अनुच्छेद 350 के तहत करती है। फिर आपका है आर्टिकल 350A जिसमें लिखा गया प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो भीली जनजाति है या जो भील जनजाति है वो प्राथमिक शिक्षा भीली भाषा में देती है। हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने भीली भाषा का शब्दकोश तैयार करने को कहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भीली भाषा में कंप्यूटर ज्ञान को देने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, जो प्रारंभिक शिक्षा होगी किसमें दी जाएगी? आपकी भीली भाषा में या फिर कहो मातृभाषा में दी जाएगी। ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा जी हम तो आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं। आर्थिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है? तो एक आपको आर्टिकल देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244 जिसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है, आपको पता होगा आपके पॉलिटी में शेड्यूल की बात की गई है, अनुसूची की बात की गई है। 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 5 और 6 अनुसूची जो हैं वो शेड्यूल एरिया से रिलेटेड हैं जहां जनजाति निवास करते हैं। 5 में क्या कहा गया है? 5 में आपको बताए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान प्रशासन कैसा होगा। 6 में बताए गए हैं 4 राज्यों के विशेष नाम लिए गए हैं, उनका प्रशासन कैसा होगा और उस प्रशासन के दौरान उन्हें आर्थिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी उसका वर्णन भी किया गया है। जबकि अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 275 में तो यहाँ पे विशेषीकृत राज्यों को क्या किया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। और इसमें अनुसूचित जनजाति के आधार पर भी क्या हो सकता है? ये अनुदान दिया जा सकता है। भारत सरकार में आपने सुना होगा विशेष राज्यों के लिए अनुदान की चर्चा सुनी होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि राजनीतिक गलियारों में लोग कहते हैं हम विशेष राज्य की मांग का दर्जा कर रहे हैं, विशेष राज्य की मांग होनी चाहिए, हमें यह दर्जा मिलना चाहिए, उसका हम क्या कर रहे हैं? उसकी मांग कर रहे हैं। लगातार आपने सुना होगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा सुना होगा। अभी हाल फिलहाल में उनमें जब लोकसभा के चुनाव थे तब आपने सुना होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से क्या करेंगे? विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बात करेंगे। अब विशेष राज्य का दर्जा अलग अलग आधारों पे हो सकता है, उसमें से जो एक आधार होगा वो कैसा होगा? जनजाति होगा। और अगर उस आधार पे क्या करती है भारत सरकार? क्या करती है? उन्हें कुछ अनुदान प्रदान करती है, कुछ पैसे प्रदान करती है ताकि उनका विकास किया जा सके। तो आर्थिक सुरक्षा के लिए ये 2 प्रावधान क्या किए गए हैं? संविधान में शामिल किए गए हैं। अब हम राजनीतिक सुरक्षा की बात करते हैं। अगर आप राजनीतिक सुरक्षा की बात करते हो तो आपके अनुच्छेद 164A में क्या कहा गया है? आपको पता है अनुच्छेद 164 में क्या है? राज्यों के लिए क्या बात की गई है कि वहां उनका मंत्री परिषद होगा, ठीक है ना, मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन इसमें जो क्लॉज ए जोड़ा गया था वो कहता है कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनजाति कार्य मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। मतलब केवल ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां जनजातियों के उत्थान के लिए एक विशेष मंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसे हम क्या कहते हैं? जनजाति कार्य मंत्री कहते हैं। और कौन कौन से राज्य हैं बेटा जी? तो झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो हो सकता है आपसे पेपर में प्रश्न पूछ दे कि किस आर्टिकल के तहत जनजाति कार्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किस आर्टिकल के तहत क्या किया जाता है? जनजाति कार्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। या फिर
कौन कौन से राज्यों में जनजातीय कार्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है? दोनों तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो उसमें आर्टिकल की अगर बात करता है तो आर्टिकल हो जाएगा 164 क्लॉज ए हो जाएगा। अगर राज्यों की बात करता है तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं राजनीतिक सुरक्षा में तो आपको आर्टिकल 330 देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 330 देखने के लिए मिलता है, जहां पे आपके लोकसभा में सीटों का आरक्षण मिलता है। और मध्य प्रदेश में सीटों का आरक्षण कितने हैं? 6 सीटों पे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 332 की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात कही गई है। अगर मध्य प्रदेश में बात करते हैं कितने सीटों का आरक्षण है तो आपको 47 सीटों पे आपको टोटल आरक्षण देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 233D की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के चुनावों में आरक्षण की बात करता है। और इसमें जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। आधार पर आरक्षण दिया जाता है कि उस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजाति की, उसके आधार पर उनकी सीटों को डिवीजन किया जाएगा और फिर क्या किया जाएगा? उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी तरह 243T में बात किया है कि जो नगर पंचायत के चुनाव होंगे वहां भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इस आर्टिकल को ही मिलाकर के आपको एक एक्ट देखने के लिए मिलता है जिसका आगे विस्तार किया गया, कितने आरक्षण का विस्तार किया गया है, वो आपका पेसा एक्ट है। 243M क्लॉज के तहत पेसा एक्ट लाया गया था और उसमें बाद में सारे क्लॉज में परिवर्तन किया गया था कि अगर कोई जनजातीय विकास खंड या जनजातीय एरिया है वहां पर आदिवासियों को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा चुनाव में, या राजनीतिक सुरक्षा कितनी प्रदान की जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं बेटा जी, तो इसी में आपको राजनीतिक सुरक्षा में आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 371। जो पूर्वोत्तर राज्य है उन्हें विशेष प्रावधान किया गया है, वहां के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि वहां की राजनीतिक संरचना कैसी होगी। आर्टिकल 334A की बात करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण के समय कब तक होगा, ये बात करता है। और आपने देखा होगा कि हर 10 साल में इनके संरक्षण को बढ़ाया जाता है, हर 10 साल में इनके लिए एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है संविधान में, और उनके आरक्षण की समय सीमा कितनी होनी चाहिए उसका विस्तार किया जाता है चुनाव के संबंध में। आपको यहां ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इनके लिए 10 वर्षों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, इस पर ज्यादा जोर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं चूंकि आप इसे पॉलिटी में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ बेसिक क्या करना है, आर्टिकल का नाम लिखना है और वो किससे रिलेटेड है केवल वो लिखना है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपको कि इस पे ज्यादा डिटेल में जाना है, इसके अंदर क्या बात कही गई है, हमें इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, नहीं बेटा जी। इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम है क्योंकि पॉलिटी में आपके ऑलरेडी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ये आपसे अन्य क्षेत्रों से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या देख लिया कि राजनीतिक सुरक्षा की बात कर ली है। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो सेवा सुरक्षा की बात करते हैं, मतलब रोजगार के क्षेत्र में उन्हें कौन कौन से प्रावधान उनके लिए किए गए हैं। तो यहां आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 16(4) जिसमें कहा गया है राज्यों में पर्याप्त अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार है। अगर राज्य को लगता है कि उनके विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष सेवा क्षेत्र में किसी समुदाय का मतलब यहां से क्या है, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, ओबीसी हो गया, इन सब से बात करता है। अगर उनका प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है उनके लिए वह विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि आपको रोजगार के क्षेत्र में लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 16(4)A में क्या बात कही है, राज्यों को SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान करने की अनुमति दी गई है यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। अब देखिए यहां क्या है, यहां पे आपको नौकरी में आरक्षण की बात कर रहा है, नौकरी में आरक्षण की बात कर रहा है, ठीक। जबकि अगर शैक्षणिक भर्ती की बात करते हो, आप शैक्षणिक जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए बात करते हो, उसके लिए अनुच्छेद आपका कौन सा है, 15 क्लॉज 4 है। जबकि अगर आप किसी नौकरी के क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात करते हो, जो आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन आता है PSC का किसी अन्य एग्जाम का, उसमें लिखा रहता है SC वर्ग के लिए इतनी सीटें आरक्षित हैं, वो किसके तहत मिलता है आपको, अनुच्छेद
16(4) के तहत मिलता है। 16(4)(1) क्या कहता है, या ए क्या कहता है कि पदोन्नति में भी आप रिजर्वेशन कर सकते हो अगर राज्य को लगता है कि अलग अलग पदों पर समान प्रतिनिधित्व नहीं है या प्रतिनिधित्व कम है, उस कंडीशन में राज्य आपको इस क्षेत्र में भी रिजर्वेशन दे सकती है। यह राज्य के विवेक के ऊपर होता है। अब आता है अनुच्छेद 16(4)(b). यह क्या कहता है, यह स्पष्ट करता है कि 50% आरक्षण की सीमा सुनिश्चित करने के लिए बैकलॉग नियुक्तियों को चालू वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, इसको मैं आपको समझा देता हूं। ये बैकलॉग एंट्री के बारे में बात करता है। किसी साल आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि टोटल पदों की संख्या है 100, उसमें से एसटी या एससी वर्ग के लिए ज्यादा सीटें आरक्षित हो जाती हैं सामान्यतः। ये होता है बैकलॉग कहता है। अब ये कहता है कि हमारा, आपने केस पढ़ा होगा, इंदिरा साहनी केस पढ़ा होगा, ठीक है ना? कौन सा केस पढ़ा होगा? इंदिरा साहनी मामला। इंदिरा साहनी मामला क्या कहता है कि किसी भी कंडीशन में जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगी, 50% से ऊपर नहीं जाएगी, आरक्षण की सीमा नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप देखते हो आरक्षण की सीमा जो कुल पोस्ट आते हैं उससे ज्यादा हो जाती है। तो कैसे जाती है? मैंने कहा कि वर्ष 2023 में एसटी समूह के लिए 50 सीटें आई थी, 50 सीटों का रिजर्वेशन किया गया था। लेकिन किसी कारणवश इन 50 सीटों पर रिजर्वेशन नहीं हो पाया, मतलब 50 सीटों पर लोग नहीं आ पाए। इस पे टोटल भर्तियां कितनी हुई? 30 भर्तियां हुई। तो अभी भी यहां पे 20 सीटें जो हैं आपकी, 20 सीटें जो हैं आपकी खाली हैं। अब 2024 में फिर एक भर्ती आती है। अब 2024 में जब भर्ती आती है तो वहां पे मान लीजिए कि 40 नई सीटें आ जाती हैं, ठीक है ना? अब जो आपका 50% का जो सीमा बन रहा है वो इन 40 सीटों से बनेगा, इस बैकलॉग से नहीं बनेगा। ये बैकलॉग फिर से कैरी फॉरवर्ड होकर के आ जाएगा और वो 50% की सीमा में नहीं होगा। वो ये कह रहा है कि भाई साहब हमारा पिछला हिसाब था वो हम चुकता करने के लिए आए हैं, वो 50% की सीमा में नहीं है। वो किसकी बात करता है? अनुच्छेद 16(4)(b) इसकी बात करता है, ठीक है ना? फिर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 335(b) का, 335 क्या बात करता है? संघ और राज्य की सेवा में प्रशासन की दक्षता बनाए रखने हेतु एससी एसटी का विशेष आरक्षण दिया जाएगा। फिर कह रहा है आर्टिकल 339 कहता है अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान करता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रशासनिक सुरक्षा की बात करते हैं, अनुच्छेद 338(a) की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान करता है, संगठन का प्रावधान करता है। ये सामान्य सी इलाके हैं, सामान्य सी बातें हैं, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। जब हम संगठन पढ़ेंगे वहां पे हम इसको देखेंगे। तो बताइए क्या आपको अनुच्छेद क्लियर है? क्या अनुच्छेद में कोई दिक्कत आ रही है आपको? तो बताइए, अगर अनुच्छेद में कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। अगर आपको लग रहा है कि सर अनुच्छेद में और डिटेल में हमको पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको समझा सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुभव ये कह रहा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस कम बनते हैं। क्वेश्चन आपके पॉलिटी सेगमेंट में ज्यादा आर्टिकल से बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कि आप सोचो कि आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कम आते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर होगा तो बताइए हम लोग आगे चलें। यहां तक अगर क्लियर हो तो बताइए हम लोग आगे चले फटाफट। और कल से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, कल से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, क्लियर है? आनंद कह रहे क्लियर है, सेजल भी कह रहे क्लियर है। देखिए बेटा जी, मेरा उद्देश्य ये है केवल हम उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। ये नहीं कि हम आपको पढ़ाते रहें, कुछ भी पढ़ाते रहें, उसका कोई उद्देश्य नहीं, उसका कोई मतलब भी नहीं। अगर मैं आपको ये आर्टिकल ज्यादा डिटेल में पढ़ाना चाहता तो पढ़ा सकता था, पर पेपर में इनके आने की संभावना कम है। अगर हम इसी पर टाइम खराब कर लेंगे या ज्यादा टाइम लगा देंगे तो हम उन टॉपिक पे कम ध्यान दे पाएंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे आज हम लोगों ने विकास खंड वाले चैप्टर पे ज्यादा टाइम दिया क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह जुड़े रहिए, लगातार क्लास लेते रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी कीजिए आप लोग, ताकि और लोग भी दिख सकें, उनको समझ में आए कि अलग अलग कोचिंग्स के मध्य क्या क्या फर्क होता है, कहाँ पे किस तरह से आपको ट्रेंड किया जा रहा है। तो आप इसके लिए थोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादातर लोगों तक हम लोग पहुंच पाएं, आप भी पहुंच पाएं, ज्यादा बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंच पाए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक है,
जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो कंप्लीट हो गया है, और कल जो हम शुरू करेंगे वो हम पीबीटीजी और डीएनटी शुरू करेंगे। तो वो हम दूसरा टॉपिक आपका देखेंगे। आपका जो 10वीं इकाई का जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू। और जैसा भी होगा तो आप लोग बताते रहिए, कमेंट लगातार करते रहिएगा, और अगली क्लास में आप